हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4 का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अभी लेवल 3 का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें 14 जून का दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के क्लास में 17 जून 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, लेवल 3 का। ठीक है। और आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। इसका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, किसी ठोस लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है। तो यहाँ पर आर तो है और ऊंचाई है, तो एल निकालना होगा, स्लैंट हाइट। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 13। ठीक है। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, या नहीं तो पाइथागोरस से लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं पाई। आर का वैल्यू 5 है और आर प्लस एल दोनों जोड़ के देना। आर है 5, एल है 13, 13 5 18, यानी 18 पंचे 90 पाई इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि टेन थीटा प्लस 3 कॉट थीटा बराबर 2√3 है, जहाँ कह रहा है कि थीटा जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख के एज्यूम कर लीजिए और यहाँ पर देख लेंगे कौन सा थीटा का वैल्यू पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो थीटा का जब 60 डिग्री मान रखेंगे इसमें तो क्या बनेगा? देखिए टेन 60 होता है √3 प्लस 3 कॉट 60 का होता है 1/√3 बराबर है 2√3। यहाँ से इसको कटा देते हैं, √3 टाइम्स कट जाएगा ये। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 2√3 बराबर इधर बनेगा 2√3। तो दोनों तरफ बराबर हो रहा है, इसका मतलब थीटा का कौन सा मान है? 60 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का पूछ रहा है, तो कोसेक 60 होता है 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो 4/3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो इसको और क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से तोड़िए, जैसे टेन थीटा है प्लस 3 कॉट थीटा को लिखेंगे 1/10 थीटा। ठीक है। तो टेन थीटा नीचे कर देते हैं बराबर है 2√3। अब इसको जोड़ना है, यानी टेन स्क्वायर थीटा होगा प्लस 3 बराबर ये टेन थीटा को इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 2√3 टेन थीटा। ठीक है। अब ये जो 2√3 टेन थीटा है इसको इस तरफ लाएंगे, अब ये द्विघात समीकरण बनेगा, फिर इसको सॉल्व करके टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि y प्लस जेड 25 है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 225 है, तो जेड का मान निकालना है। देखिए y प्लस जेड है कितना? 25। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो y माइनस जेड निकल के आएगा। वो क्या आएगा? 25 से 225 को डिवाइड करेंगे तो 9। अब जेड का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? पहला समीकरण में दूसरा समीकरण माइनस कर देते हैं, तो ये कट जाएगा वाई वाई, इधर हो जाएगा 2z बराबर 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 2 से इसको कटाएंगे 8, जेड का कितना आ गया? 8। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसी परीक्षा में राकेश ने 92% अंक प्राप्त किए और उसी परीक्षा में किरण ने 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का पूर्णांक 375 अंक है तो राकेश और किरण द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना होगा? देखिए टोटल पूर्णांक कितना है? 375। अब दोनों का योग पूछ रहा, तो दोनों का योग परसेंटेज में कितना हो रहा? 92 और 96 जब जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? 180, 8, 188%। तो 375 का 188% आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर निकाल देते हैं। तो 25 चौके 100, 25 से इसको कटाएंगे, 25 एक्का 25, 25 पंचा 125, 4 से इसको कटाएंगे, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 15 सत्ते 105 का 5 हो गया, 10 बचा, 15 चौके 60, 10 70, यानी 705 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते। 28 और 49 के लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना होगा? तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? देखिए 49 मानते हैं एलसीएम बड़ी संख्या, 28 का 49 में क्या है? 7 है, बचा 4, तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो ये 49 चौके 196, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम है ये। अब एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ आ जाएगा दोनों का 7। ठीक है, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 7 है। तो दोनों का योगफल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 203। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आगे बढ़ते।
दी गई संख्याओं में से कौन सी 45 से विभाज्य है? तो 45 से विभाजित इसका मतलब 9 से होगा और 5 से होगा। ठीक है, तो 5 से तो सभी संख्या है, 9 से चेक करेंगे। 1 2 3 3 6 5 11 5 16 हो रहा है, ये नहीं कटेगा। इधर कितना हो रहा है? 1 2 3 3 6 4 10 5 15, ये भी नहीं कटेगा। 1 2 3 3 6 6 12 5 17, ये भी नहीं कटेगा। तो बचा एक ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। 1 2 3 3 6 7 13 5 18, अंकों का योग 18 हो रहा है, तो 18 9 से कट रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक ठोस धात्विक बेलनाकार छड़ को पिघला कर 2 mm त्रिज्या वाली एक समान गोलाकार गेंदें बनाई गई। ऐसी अधिकतम कितने गेंदें बनाई जा सकती है? ठीक है, तो बेलन के आयतन में गोला के आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर है यहाँ पर 1.4, तो इसको 2 बार यहाँ पर गुना करेंगे। उसके बाद ऊंचाई है इसका 24। ठीक है, लंबाई जो है वही इसका ऊंचाई है। ठीक, बराबर गोला का आयतन, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, आर इसका कितना है? 2 mm है। तो ये सब डेटा सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 2/10। तो यहाँ पर 2/10 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो ये आयतन हो गया। अब मान लेते हैं कि वो नंबर जो है n है, वो नंबर क्या है? n है। तो डिवाइड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक से और इसमें, तो पाई पाई काट देते हैं पहले। उसके बाद देखिए 2 दूना 4 दूना 8 हो रहा है ऊपर वाला। ठीक है, तो 8 से ये 24 कटा देते हैं 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर बचा 4, 2 दूना 4, 2 से इसको 0.7 बार में, फिर 2 से 0.7, तो बचा क्या? यहाँ पर देखिए 3 बार 10 यानी 1000 हुआ। इधर तीनों को गुना करिए, तो ये हो जाएगा 7 7 49 दिया 147। 147, 2 अंक यहाँ पर दशमलव के बाद है, तो 2 अंक से पहले यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। उसके बाद इधर से 1000 जो आएगा वो गुना कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर 3 भी छूटा हुआ है, इसको भी यहाँ पर लाएंगे, तो बचेगा n। तो यहाँ से 147 गुना 3, ये हो जाएगा कितना? 441, और इस पर है 3 जीरो लगा देंगे। अब दशमलव है 2 अंक के पहले, 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, बचा कितना? 4410। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। 80 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई पसंद करता है। तो चॉकलेट डी पसंद करने वाले कितने छात्र होंगे? 80 का 1/10, यानी कि ये हो जाएगा 8। और चॉकलेट ई कितना पसंद करता है? 1/20, यानी 80 का 1/20, ये हो जाएगा कितना? 4। तो यही दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 8 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आगे बढ़ते। कार्तिक और स्नेहा एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। कार्तिक को के लिखते हैं और स्नेहा को एस, दोनों मिलकर 25 दिन में करते हैं। स्नेहा और माधुरी एक साथ मिलकर 20 दिन में करते हैं। स्नेहा को एस, माधुरी को एम लिखते हैं। ये दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं। फिर माधुरी और कार्तिक 15 दिन में, यानी एम प्लस के इसको 15 दिन में करते हैं। तो यहाँ से कुल कार्य कितना हो जाएगा एलसीएम? ये एलसीएम हो जाएगा 300। 25 से कटाएंगे 300 को, 25 एक का 25, यानी 12 बार में, इसका एफिशिएंसी 12 आ गया। इसका कितना आ जाएगा? 20 एक का 20, 20 पंचा 100, यानी 15 आ गया। इसका आ जाएगा 20। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितना समय लगेगा। तो तीनों का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों का कार्य क्षमता जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इधर जब जोड़ेंगे तो सभी 2 2 बार आएगा। के भी 2 बार, एम भी 2 बार, एस भी 2 बार। तो यहाँ पर के प्लस एस प्लस एम, तीनों का वैल्यू निकालेंगे तो जोड़ के आधा कर देते हैं, यानी 5 2 7 हो रहा है। 2 1 3 1 4, यानी 47/2 हो रहा है। टोटल कार्य है 300, तो 300 को इससे डिवाइड करेंगे तो वो समय निकल जाएगा, यानी 47/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 600/47। यहाँ पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, दिनों की संख्या निकटतम पूर्णांक में होनी चाहिए। तो 47 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 47 एक का 47 आएगा, बचेगा 13, 130 हुआ, तो 47 तिया लगभग जाएगा। ठीक है, तो 13 दिन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हिमानी 8000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5000 खर्च करती है। देखिए 8000 में ये खरीदता है और उस पर 5000 ये एक्स्ट्रा खर्च करता है, तो कुल इसका जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8500। वह इसे 20% लाभ पर बेचती है। ठीक है, तो 8500 का 20% कितना हो जाएगा? 1700।
ये पहले 1700 के प्रॉफिट पर ये बेच रही है, तो कितना में बिकेगा ये? 0 0, यानी ये हो जाएगा 10,200। ठीक है, अब इसे बेचकर जो धन मिलता है उससे वह एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है और इसे 10% की हानि पर बेचती है। तो ये जो नया वॉशिंग मशीन खरीदेगी उसका कॉस्ट प्राइस इतना ही होगा। अब इसको जो बेचेगी उस पर क्या होता है, इसको 10% का हानि होता है, यानी कि 10,200 का 10%, यानी कि 1,020 रुपया का यहाँ पर हानि हो रहा है। ये है लॉस, एल लिखते हैं। तो कितना में बिकेगा वो बाद में देख लेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी कुल हानि या लाभ निकालना है। तो देखिए, इसको लाभ हुआ 1,700 रुपया का कुल मिलाकर, और हानि हो गया है 10,120। तो कुल मिला के जो इसको प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, इन दोनों का अंतर, यानी कि 880, 680। ठीक है, जब 1700 में 1,020 घटाएंगे तो कितना आएगा, 680 रुपया प्लस में आएगा। तो ये प्रॉफिट हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें कर्ण है 13, एक भुजा है 5, तो ये कितना होगा, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये 12 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा, तो 1/2 गुना आधार यानी 12 गुना 5, तो 2 से इसको कटा देंगे, 6 6 पंचा 30। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज की माध्यिका है जो बीसी को डी पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं, इसका नाम है ए बी सी, और माध्यिका हमेशा बीच में प्रतिच्छेदित करेगी इसको, तो ये भुजा और ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी पर मिलती है। यदि ए जी ये है और डी जी ये है, तो ए डी की लंबाई क्या करें? ठीक है, तो जी जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ पर तीनों माध्यिका मिलेगी, एक माध्यिका इधर से खींचा जाएगा इस तरह से, एक माध्यिका इधर से, तो यहाँ पर होगा जी लगभग। ठीक है, ये पॉइंट जी है, जिसमें ए जी है 7y-3, यानी ये जो ए जी है इसका लंबाई कितना है, 7y-3, और ये डी पॉइंट है, तो डी जी कितना है, यहाँ पर कह रहा है डी जी 3y है। ठीक है, तो ये जो माध्यिका है ये केंद्रक हो गया। ठीक है, सेंट्राइड। तो इसका जो रेशियो होता है, यानी ए जी और डी जी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। अगर पूरा लंबाई 3 है तो ये 2 भाग होगा और नीचे वाला 1 भाग होगा। तो इसको हम लोग रेशियो से निकाल लेंगे, यानी कि 7y-3/3y का क्या रेशियो है, 2:1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो रहा है 7y, इधर 6y, तो y आ रहा है अंतर, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो ए डी पूछ रहा है, यानी कि टोटल पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़िए, 7y-3 प्लस 3y, दोनों को जोड़ेंगे तो 7y 3y 10y हुआ, -3 है, यानी 10y-3 का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू जो 3 आया है ये इसमें रखेंगे, तो 10 गुना 3 -3, तो ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये ए डी का लंबाई हम लोग यहाँ पर निकाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसको कटा देते हैं यहाँ पर, 9 से 9 बार में। ठीक है, 15 से 3 बार में, 3 से इसको 3 बार में, तो ये बाहर में आ गया कितना, 1/3। कोष्टक के अंदर क्या है, देखिए बाहर में कुछ नहीं तो गुना ही है, इसको यहाँ से शुरू करते हैं, 49/6, और ये कितना हो जाएगा, 214, 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 2/7। ठीक है, इसको भी कटाते हैं, 5 तिया 15, 16 को 8 दूना 16, 8 तिया 24, तो ये 3 तिया 9/2 आया। अब जो बचा है इसको भी कटा दीजिए, 2 2 कट जाएगा, 7 से 7 बार में, और यहाँ पर 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, तो कुल मिला के क्या आया, 7/2। डिवाइड करेंगे तो 3.5 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 3,025 और 3 वर्ष में इतना हो जाती है। धनराशि और वार्षिक ब्याज दर क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 वर्ष में इतना हो रहा, 2 वर्ष में इतना, तो 1 वर्ष में यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है, अंतर जब लेंगे तो ये आएगा 302.5 रुपया। ठीक है, और ये ब्याज के लिए, ये जो ब्याज आया है 1 साल का, इसके लिए मूलधन कौन सा होगा, ये 3,025। तो 3,025 पर हम लोग देखते हैं 302.5 कितना परसेंट है, तो 3,025 का ये कितना परसेंट है, 10%। तो यहाँ से रेट आ गया कितना, 10%। अब निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो देखिए 10% 1 साल का ब्याज है, तो 2 वर्ष में इतना बन रहा है। ठीक है, तो 2 साल में ब्याज मिलेगा 21%। ठीक है, 21%।
यानी कहने का मतलब है कि जो भी मूलधन होगा उसमें 21% जोड़ने के बाद ही ये 3025 बना होगा। तो जब 2500 में 21% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3025। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए ए कर सकता है कितने दिन में, 45 दिन में। और बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है और सी ए की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। तो 3 लोग हैं, ए बी और सी। यहाँ ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है बी, यानी बी, ए अगर 2 यूनिट काम करेगा तो बी कितना करेगा, 3 यूनिट, 2 का 1.5 गुना। अब यहाँ क्या कर रहा है, सी ए की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। तो ए कर रहा है 2, तो सी कितना करेगा, इसका 3 गुना, 6 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए ए करता है 45 दिन में, 45 गुना ए का कार्य क्षमता है 2, 2 से गुना करेंगे तो यह आ गया 90, यानी टोटल वर्क हो गया 90 यूनिट। अब उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले सी ने कार्य छोड़ दिया। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए सी जो 7 दिन पहले कार्य छोड़ा, तो 7 दिन लास्ट में कौन काम किया होगा, ए और बी मिलकर किया होगा। तो यहाँ से ए प्लस बी द्वारा 7 दिन में कितना काम होगा, 7 गुना ए का और बी का एफिशिएंसी जोड़ के देंगे तो 2 3 5, तो ये हो जाएगा 35 यूनिट। टोटल है 90, उसमें 35 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना, 55 यूनिट। अब ये 55 यूनिट काम कौन किया होगा शुरू में, ए बी सी तीनों मिलकर। ठीक है, तो तीनों का कार्य क्षमता क्या है, 2 3 5 6 11। अब ये 55 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी 5 दिन तक ए बी सी तीनों साथ में काम किया। तो संपूर्ण कार्य कितना दिन में पूरा हुआ ये पूछ रहा, तो 5 दिन इधर लग गया और 7 दिन यहाँ पर लग गया, तो 7 5 12 दिन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 30% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि यहाँ से सीपी और एसपी का क्या अनुपात बनेगा, अगर सीपी 100 है तो एसपी होगा 130। अब क्रय मूल्य 25% बढ़ गया, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, 125। और विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ गया, तो 130 का 10% 13, जब 130 में 13 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 143। ये नया अनुपात है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अब यहाँ से लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, 18 रुपये का, 18 का लाभ हो रहा है। लेकिन ये क्रय मूल्य इसका कितना है, 125, तो 18 125 का कितना परसेंट है यही निकालना है। तो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 18 चौके 72/5, ये आएगा कितना, 14.4%। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते। माधवी 9:25 AM बजे अपने यात्रा शुरू करती है और 9:39 AM तक 24% दूरी तय करती है। यदि वह समान चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगी। देखिए ये 24% दूरी कवर करने में कितना टाइम लगा है, इन दोनों का अंतर लीजिए। 14 मिनट 24 सेकेंड, ठीक है, 14 मिनट और 24 सेकेंड। तो टोटल को सेकेंड में बदलिए तो ये कितना हो जाएगा, 14 छके 84, यानी 840 इधर हो जाएगा प्लस 24, ये हो जाएगा 864 सेकेंड। देखिए 24% दूरी कितना समय में कवर कर रही है, 864 सेकेंड में। तो 100% दूरी कितना टाइम में कवर करेगी, 864/24 गुना 100। ठीक है, 24 को कटाते हैं, 24 या 72, 14, 24 छाके हो जाएगा 144। ठीक है, 36 गुना 100 करेंगे तो ये आएगा 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड को घंटा में बदलते हैं, ये आ जाएगा 1 घंटा। अब 100% यात्रा में 1 घंटा का समय लगता है, तो 9:25 बजे यात्रा शुरू किया तो इसके 1 घंटे बाद वो पहुंच जाएगा। तो 1 घंटा जोड़ेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 10:25। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। ठीक है, पूर्णांक पूछ रहा है। देखिए ये मान लीजिए पास होने का सीमा है, जब वो 45% नंबर लाता है तो 18 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, जब ये 45% लाएगा तो कितना से फेल होगा, 18 अंक से। और जब ये 65% अंक लाएगा तो क्या होगा, ठीक है यहाँ पर 65 लिखिए, ये हो जाएगा 6 अंक से अधिक, मतलब 6 अंक इसको अधिक मिल जाएगा, यहाँ पर +6 कर दीजिए। तो परसेंटेज में गैप देखिए कितना है, 45 और 65 का अंतर यानी 20%।
तो 20% का वैल्यू क्या होगा, 18 ये इधर और 6 इधर, कुल मिला के 24। तो यहाँ से 100% का निकालना है, ठीक है। तो इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना करेंगे तो 120 आएगा। तो 120 इसका कुल मार्क्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। तीन संख्या का अनुपात 17:25:66 है, उनका एचसीएफ 18 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए रेशियो में यहाँ पर सबसे छोटी क्या है, 17। तो जो भी आंसर होगा 17 का मल्टीपल होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इसका मल्टीपल है 17 का, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। नहीं तो यहाँ से देखिए इन तीनों का एचसीएफ 1 होगा, इसी एक का वैल्यू है 18। निकालना किसका है, सबसे छोटी यानी 17 का निकालना है। तो 17 गुना 18 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 306। आगे बढ़ते हैं। ये डेटा है, इसमें क्या कर रहा है, माध्य, माध्यिका और बहुलक इसी क्रम में ज्ञात कीजिए और सभी के मान 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में बहुलक है, तो बहुलक क्या आएगा, इसमें देखिए कौन सा संख्या रिपीटेशन में है, सिर्फ 2 बार क्या है, 0 है, 0 सिर्फ 2 बार है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 0। तो 2 ऑप्शन में है 0, तो 20 ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद माध्य हम लोग निकाल लेते हैं, इन सबको जोड़ते हैं, 1 4 5 7 12 12 24, ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा 307। और टोटल नंबर है इसको 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 15 3 18 1 19, 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 19 एक्का 19 लगेगा, बचेगा 11, 117 हो रहा है। 19 छा के 114, बचा 3, 30 हुआ, 19 एक्का 19, ठीक है, 13 बचा 19, ये लगभग 16.16 के आसपास आएगा। तो सबसे पहले माध्य देना है, ठीक है, तो माध्य आ रहा है यहाँ पर 16.16, उसके बाद लास्ट में 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। माध्य का हम लोग को नहीं निकालना पड़ा, वैसे माध्य का सब में 16 ही है। आगे बढ़ते हैं। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और इसके विकर्ण की लंबाई 6√5 मीटर है, भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं इस तरह से, इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई अगर x मानेंगे तो लंबाई कितना होगा, 2x, और इसका जो विकर्ण है वो कितना दिया हुआ है, 6√5। यहाँ पर पाइथागोरस से x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 4x², और इसका स्क्वायर हो जाएगा x² बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुना 6 36 पंचा 180। तो दोनों को जोड़ते हैं, 5x² आएगा, तो x² का वैल्यू आएगा कितना, 180/5, 5 से उसको घटाएंगे 36, तो x का वैल्यू आ गया 6। तो इसका चौड़ाई हो जाएगा 6 और लंबाई हो जाएगा 12। परिमाप निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 गुना करिए, 12 6 18 दूना 36 मीटर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रवि शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर ए तक यात्रा करता है 4 घंटा में। यदि कुल यात्रा के दौरान उसका औसत चाल 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए 4 घंटा में वो ए से बी जाता है, फिर बी से ए वापस आता है, तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगा होगा, इसका आधा यानी 2 घंटा, और इसका एवरेज स्पीड है 68.3। तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 68.3 गुना टाइम है 2 घंटा, तो दोनों को गुना करते हैं 6 और ये 68 दूना 136, तो 136.6 किलोमीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, ठीक है। तो 12 में क्या है, 4 तिया 12, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 गुना 5 10, रूट के अंदर क्या बचा 3, ये आ गया 10√3। आगे देखिए इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 27 का क्या आएगा, 9 तिया 27, तो 9 का वर्गमूल 3, 3 गुना 6 18, ठीक है, 18√3 बच जाएगा, माइनस है 4, ये 75 का क्या होगा, 25 तिया 75, ठीक है, 25 गुना 3, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5 के 20√3 बच जाएगा, और ये होता है 64 तिया 192, तो 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 8, रूट के अंदर बचेगा 3। इन सबको जोड़ के यहाँ पर दे देना, तो 10 18 10 28 8 36, 36 में 20 घटाएंगे तो ये बचेगा 16 और √3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इन सब में क्या कर रहा है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ a माइनस बी है, a² माइनस b² में a माइनस बी है यहाँ भी, और यहाँ a प्लस बी है, इसमें a माइनस बी है, ठीक है, a² माइनस b² में, उसके अलावा कोई फैक्टर यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, a माइनस बी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आगे बढ़ते, ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए कर सकते हैं 45 दिन में और बी कर सकते हैं 40 दिन में।
उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेले शेष कार्य 23 दिन में पूरा किया। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो कुल कार्य होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 45 और 4, ठीक है, यह आ जाएगा 360। तो यहाँ पर आएगा 45 दूना 90, 9 चौके 36, यानी 8 इसका कार्य क्षमता, इसका आ जाएगा 9। तो ए ने कार्य छोड़ दिया, बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। तो बी ने 23 दिन में कितना कार्य किया होगा? 23 गुना बी का एफिशिएंसी कितना है? 9। तो 23 नमा 207 होता है। टोटल कार्य है 360। इसमें बी द्वारा जो काम किया गया लास्ट में वो माइनस कर दीजिए, तो बचेगा क्या? 153। ये जो कार्य है शुरू में कौन किया है? ए और बी साथ मिलकर किया है। तो दोनों का कार्य क्षमता कितना हो रहा है? 8 8 9 17। 17 से इसको डिवाइड करिए तो ये आएगा 9 दिन, यानी 9 दिन तक ए और बी साथ में काम किया। तो ए भी 9 दिन तक किया होगा, उसके बाद कार्य छोड़ दिया। तो 9 दिन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई ये दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग है। तो त्रिभुज विषमबाहु है, यहाँ पर हीरोन का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तीनों भुजा को। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब डेटा छोटा हो गया, निकालना आसान होगा। देखिए यहाँ पर 3 से डिवाइड किए हैं, तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर 9, 9 से गुना करेंगे। ये याद रखना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, 9 से गुना करेंगे क्योंकि 3 से डिवाइड किया। अगर 2 से डिवाइड करते तो 4 से गुना करते। अब यहाँ से ये तीनों भुजा का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले एस निकालना होगा, यानी अर्ध परिमाप। ये कितना होगा? 4 5 9 7 16 बट्टा 2, ये आ जाएगा 8। अब एरिया बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस 1। तो पहले एस देंगे 8 गुना एस माइनस 1, एस माइनस ए करेंगे, यानी कि 8 माइनस 4, ये आ जाएगा 4। 8 माइनस 5 करेंगे 3, 8 माइनस 7 करेंगे 1। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये देखिए, 4 का वर्गमूल 2 आएगा और यहाँ से इसको तोड़ेंगे 4 गुना 2 में। 4 का वर्गमूल 2, 1 बाहर आ जाएगा, अंदर में ये 2 बच जाएगा, इधर 3 बच गया। तो रूट के अंदर क्या बचा? 2 तिया 6। यहाँ हो गया 4 रूट 6। अब यहाँ जो 9 से गुना करना है उसको भी करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना? 36 रूट 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते। एक्स किसी धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2 3 5 होता है। यदि बी और सी के हिस्सों का अंतर 5940 है तो एक्स का मान क्या होगा? देखिए बी और सी का अंतर दिया है, तो यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है? 3 और 5 का 2 यूनिट। इसी 2 का वैल्यू है 5940। तो 2 से डिवाइड करेंगे और टोटल वैल्यू पूछ रहा है, तो तीनों को जोड़िए। 2 3 5 5 10 हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, कटा देते हैं 5 बार में। 5 गुना ये करना है, तो ये 6000 के करीब है। 5 से गुना करेंगे तो 30,000 से थोड़ा सा कम आंसर होगा, 29,700 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 6 वर्ष बाद इतना हो जाती है। तो निवेशित की गई धनराशि क्या है? देखिए रेट क्या है? 14.5%, टाइम है 6%, 6 वर्ष। तो कितना ब्याज मिलेगा? गुना करिए, 14 छः के 84 और 3 87%। 87% ब्याज है, लेकिन 100% इसमें मूलधन भी होगा। कुल मिला के मिश्र धन कितना बनेगा? 187%। ठीक है, इसी का वैल्यू यहाँ पर दिया है, यानी 13,464 जो है ये 187 का वैल्यू है। मूलधन पूछ रहा है तो 100 का निकलना है। तो ये कटा देते हैं इसको। देखिए इकाई अंक यहाँ पर 4 है, तो जब कटाएंगे तो इकाई अंक 2 बनेगा। इससे पहले क्या आएगा? जो भी आएगा, लेकिन इकाई अंक इसका 2 रहेगा। एक ही ऑप्शन में है इकाई अंक 2, उसके बाद तो 2 जीरो लगना ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वैसे इसको भाग दे के कटा सकते हैं, 7 बार में, ये 72 बार में ये कट जाएगा। आगे बढ़ते। ये 2 संख्या है और एन तीनों का औसत 23 है, तो एन का मान कितना होगा? तो तीनों का औसत 23 है, तो तीनों का योग कितना होगा? तीनों नंबर का योग होगा 23 गुना 3, यानी कि 69। अब 69 में ये जो 2 नंबर दिया है इसको जोड़ के घटा दीजिए, तो एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 30 और 10 40 48, 48 इसमें माइनस कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा? 21। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते। ये सब अपने से कर लीजिए, ठीक है, जोड़ करना है। आगे बढ़ते हैं। 16 और एक अन्य संख्या y का गुणनफल 460.8 है। जब y को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा? देखिए 16 गुना y बराबर कितना है?
460.8। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा 460.8 बटा 16। अब फिर से कह रहा है कि y को 16 से डिवाइड करना है। y का वैल्यू ये है, इसको 16 से फिर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब जब आएगा भागफल वही इसका आंसर होगा। तो 16 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, 16 दूना 32, बचा कितना 10, 16 दूना 32 बचा 14। ठीक है, 14 पर एक जीरो 140 होगा। 16 अट्ठाईस 128 बचा 12, फिर से 16 अट्ठाईस 128, फिर 16 से कटाइए, 16 इक्का 16, 16 अट्ठाईस 128, 18 आया। एक अंक के पहले दशमलव है, यहाँ भी लगा दीजिए, यानी 1.8 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। A है, B है और C है। ये दोनों भुजा इसमें बराबर है, AB और AC। कोण BAC 50 डिग्री है। BAC ये कोण है कितना 50 डिग्री। BC को D तक बढ़ाया गया, यानी ये जो BC है इसको कहाँ तक बढ़ाया गया D तक। तो ACD का माप क्या होगा, ACD ये कोण निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कोण 50 है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो शेष दो कोण कितना होगा 180 में 50 माइनस कर दीजिए, बचा कितना 130। 130 को 2 से डिवाइड करके दोनों कोण में रख दीजिए तो 65 आएगा, यानी ये कोण भी 65 होगा, ये कोण भी 65 होगा। अब ये कोण निकालना है तो 180 में 65 माइनस कर दीजिए, या नहीं तो इन दोनों को जोड़ के ये वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 65 115 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 की धनराशि पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद देय ब्याज कितना होगा। तो 2% का रेट है और 2 वर्ष का टाइम है, तो इफेक्टिव रेट कितना होगा, क्योंकि ब्याज यहाँ पर CI है तो वो हो जाएगा 2 + 2 गुना 2 बट्टा 100। ये जितना आएगा उतना परसेंट ब्याज यहाँ पर मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4.04%। ठीक है, अब मूलधन है 15,000, तो कुल ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुना दर करेंगे, दर है 4.04%। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 606 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसको कटा देते हैं, 27 × 81, 3 से 5 बार में 5 5 कट जाएगा, यानी ये वैल्यू 1 होगी। आगे भाग है, यहाँ अंदर में भी कटा दीजिए, ये 43 से 2 बार में ये कटेगा, और यहाँ पर 11 7 77, 11 9 99, और 7 से 2 बार में, 9 से 8 बार में, ये 2 दूना 4 हो रहा है, ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, यानी 1 भाग 1/2 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 को ऊपर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते। किसी कक्षा में 34 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी गणना में शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है, देखिए कुल जो एवरेज है कितना है 12 वर्ष। अब शिक्षक के आने से क्या हुआ है 1 वर्ष बढ़ गया है, और टोटल आदमी कितना हो गया, देखिए 34 लड़का पहले से था, उसमें एक शिक्षक शामिल हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया 35, और प्रत्येक में 1 1 बढ़ गया, तो कुल वृद्धि कितना हुआ 35 गुना 1 35। तो 12 में 35 हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 47 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कक्षा के छात्रों की आयु संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, इन सभी छात्रों को मिलाकर माध्य आयु ज्ञात कीजिए। छात्रों की संख्या यहाँ है और ये छात्रों की आयु है, तो यहाँ से कुल आयु निकलना होगा, तो कितना हो जाएगा ये 8 × 8 64, 8 × 6 48, 10 × 7 70, और यहाँ पर 9 × 7 63, 7 × 5 35। सबको जोड़िए, 5 3 8 8 16 4 20 बचा, 2 3 5 6 11 7 18 4 22 6 28, 280 हुआ। अब टोटल छात्र यहाँ पर कितना हो रहा है 8 6 14 10 24 9 33 7 40, तो 40 इस डाटा को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0 0 कट जाएगा, 7 बार में ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।